वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर 1 कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। इस चैप्टर पर 3 वीडियोज होंगी, जिसमें से पहली वीडियो ये है। और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड इट्स टाइप्स, जो कि आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 1 से लिया गया है। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो इस चैप्टर के इस पार्ट में जो हमारे पास सेक्शन का ओवरव्यू है, तो हम लॉ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉ को क्यों पढ़ते हैं, इसकी हमारे लिए रेलिवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जनरल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लॉ को अप्लाई कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो लॉ के सोर्सेज हैं वो क्या कंसीडर होते हैं। उसके बाद हम खास तौर पे लॉ की जो 2 स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, इनको पढ़ेंगे। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमारा कोर्ट स्ट्रक्चर है वो सिविल और क्रिमिनल दो टाइप के जो मैटर्स हैं उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इन 2 टाइप्स ऑफ लॉ को पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और रेलिवेंट होता है। और फिर हम पाकिस्तान के आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का। तो इसमें वन बाय वन इन तमाम एलिमेंट्स की तरफ अब चलते हैं। तो लॉ की डेफिनेशन सबसे पहले अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन को ब्रेक कर लेते हैं इनटू पार्ट्स। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट designed and enforced by the state to control and regulate the conduct of people। तो लॉ की ये जो डेफिनेशन है, वैसे लॉ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट बुक्स पर आप देखेंगे या आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। और हर डेफिनेशन जो है वो एक स्पेसिफिक एंगल को फोकस कर रही होती है। लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है उनमें से ये एक काफ़ी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है कि लॉ में रूल्स होते हैं और बल्कि बाकायदा एक पूरा सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू पूरा जस्टिस का सिस्टम काम करता है। ये स्टेट ने डिज़ाइन किया होता है और इन्फोर्स भी इसको स्टेट करवाती है। अब डिज़ाइन कैसे किया जाता है? पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनाया जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया जाता है, कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट सेट होते हैं उनसे लॉ बनाया जाता है। और फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है और इस तरह की दूसरी एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके थ्रू इस लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि कंट्रोल किया जाए और रेगुलेट किया जाए लोगों के कंडक्ट को। तो ये लॉ की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि उसके 3 एलिमेंट्स को डिफाइन करती है कि इसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसमें रूल्स होते हैं कि हाउ यू हैव टू कंडक्ट, आपने किस वे में एक्ट करना है, बिहेव करना है। तो वो इसका फोकस होता है। इसको डिज़ाइन और इन्फोर्स जो है वो रियासत करती है, स्टेट करती है, ये इसका दूसरा एलिमेंट है। और मकसद क्या होता है इस सारे प्रोसेस का? ताकि कंडक्ट ऑफ पीपल को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। तो ये डेफिनेशन का तीसरा एलिमेंट है। अब लॉ जो है वो स्टेगनेंट नहीं है। स्टेगनेंट कहते हैं वो चीज़ जो जमूद का शिकार हो, जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो, जिसमें कोई चेंज ना हो। तो लॉ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज नहीं होती, बल्कि लॉ जो है वो मुसलसल एक चेंज होने वाली चीज़ का नाम है। तो जैसे जैसे हालात बदलते हैं, सोसाइटी के अंदर चेंज आता है, तो लॉ को भी साथ के साथ चेंज करना पड़ता है ताकि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। इसकी एक एग्जांपल अगर आप रिसेंट टाइम में देखें तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है। तो आज से 30-40 साल पहले तक तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई यूजेज नहीं थी उस तरीके से। उसका हमारी लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं था। जब लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं था तो उससे रिलेटेड कोई क्राइम्स भी नहीं थे और उनको कंट्रोल करने के लिए किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। और उस टाइम पर शायद ये पॉसिबल भी नहीं था कि इसको फोर्सी किया जा सकता। लेकिन अब जैसे जैसे सोसाइटी आगे बिल्ड हुई, टेक्नोलॉजी आई, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनका यूज़ हमारे पास बढ़ता गया, तो उसके साथ ही उसमें कुछ फिर क्राइम्स भी होने लग गए। उनको रोकने के लिए एक लॉ बनाना पड़ा विच वॉज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। और इसी तरीके से साइबर क्राइम्स हैं, दूसरे और बहुत सारे लॉज हैं, तो उनको बनाया गया वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे देखा गया कि सोसाइटी में ये चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और इनको रोकना ज़रूरी है, तो उनको रोकने के लिए जो है लॉ बनाए गए। इसी तरह कई जगह पर काम को फैसिलिटेट करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं एंड सो ऑन। अब जो लॉ है इसके बहुत से डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में।
अच्छा, वो उससे क्या मुराद है? जैसे अक्सर इसको एक एडजेक्टिव दिया जाता है जिससे पता चलता है कि हम कौन से लॉ की बात कर रहे हैं। अब जैसे है सिविल लॉ, तो सिविल लॉ से मुराद ये है कि जो लोगों के एक सोसाइटी के अंदर आपस में जो डीलिंग्स होती हैं उनको डील करने वाले लॉ को सिविल लॉ कहते हैं। इसी तरह क्राइम को डील करना, क्राइम की सज़ा मुकर्रर करना, उसके लिए जो लॉ है वो क्रिमिनल लॉ है। इसी तरह बिजनेस में जो लॉ हैं, जैसे पार्टनरशिप्स कैसे होंगी, सेल ऑफ गुड्स कैसे की जाएगी, एक सेलर और बायर आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, और इस तरह के जो दूसरे लॉज हैं वो बिजनेस लॉज कहलाते हैं। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टर्म भी इवन यूज़ होती है, यानी जो आइन से रिलेटेड लॉ की बात हो रही होती है तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाता है। इसी तरह जो हमारे ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम चल रहा होता है उसको अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। तो बहुत से एडजेक्टिव यूज़ होते हैं जिससे पता चलता है कि किस टाइप के लॉ की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन, क्योंकि हमारा ये जो सेक्शन है इस कोर्स में दैट इज़ मर्केंटाइल लॉ। अब मर्केंटाइल लॉ जो है, लफ्ज़ मर्केंटाइल जो है ये निकला है मर्चेंडाइज से। मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स जिनमें ट्रेड किया जाता है, जिनको सेल परचेज करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो लॉ है दैट इज मर्केंटाइल लॉ। तो बिजनेस लॉ इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ, क्योंकि लोगों की डीलिंग है, कंपनीज की डीलिंग है, तो बिजनेस और कंज्यूमर की डीलिंग है, तो ये सब जो है सिविल लॉ का पार्ट है। विच डील विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन्स डीलिंग विद ईच अदर। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप एक बायर हैं और जो शख्स उसको सेल कर रहा है वो सेलर है, तो सेलर के राइट्स होंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी, इसी तरह आपके भी एज बायर कुछ राइट्स होंगे और ऑब्लिगेशंस होंगी, तो उनको जो डील करता है वो ये बिजनेस लॉ मर्केंटाइल लॉ है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, पार्टनरशिप का लॉ आ जाता है, सेल ऑफ गुड्स का लॉ आ जाता है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। अब वन बाय वन इनको ज़रा ब्रीफली डिस्कस करें। तो आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो एक बड़ा जनरल लॉ है और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। हमारे आगे के बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर होंगे। इसी तरह एक चैप्टर हमारा पार्टनरशिप एक्ट को भी फोकस करेगा। सेल ऑफ गुड्स जो है वो करंटली सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ, तो ये भी जो है कवर होगा, लेकिन इस वक्त हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे होंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी एक कम्प्लेक्स और काफ़ी पुराना लॉ है, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंस है वो चेक वगैरह के साथ है। तो जब अगर आप एक किसी पर्सन को चेक इशू करते हैं तो उस पर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, जिसको चेक मिलता है जो उसका होल्डर होता है उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, एक जो बैंकर इन्वॉल्व होता है बीच में उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, तो इन सबको कवर करेंगे। ये भी हमारे सिलेबस में, इस पर भी एक चैप्टर है, वो भी आगे जाकर डिस्कस हो रहा होगा। जी, अब हमारा पॉइंट है कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉ को क्यों पढ़ते हैं। तो हमारा मकसद जो है वो लॉयर या जज बनना नहीं होता, और ना ही बहुत ही कम्प्लेक्स लीगल इश्यूज़ को डील करना हमारा पर्पज़ होता है। तो हम एक्सपर्ट लॉयर डीलिंग विद कम्प्लेक्स लीगल इश्यूज़, ये हमारी इंटेंशन नहीं है। तो फिर हमारी इंटेंशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लॉ पढ़ने का है वो है अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस किस चीज़ के बारे में क्रिएट करना, कि जब भी कोई लीगल प्रॉब्लम राइज होगा तो हम जज कर सकें कि हमें कब लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है, हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी पढ़ रहे हों, कुछ लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो कैफ 7 में एक हमारा स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 37। तो IAS 37 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, उसमें आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं। तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है लीगल इश्यूज़ की भी। अब लीगल इश्यूज़ जो क्रिएट होते हैं उनकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम लीगल इश्यूज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे तो हम उसकी सही फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सही फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो अकाउंटिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसमें हमें बेसिकली जो तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, एक तो ये कि हमें ये पता चले कि भाई कब हमें लीगल एडवाइज़र से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को समझ सकें ताकि हम उसको अपनी अकाउंटिंग और दूसरे मैटर्स के अंदर प्रॉपरली कंसीडर कर सकें। एज एन ऑडिटर भी इसका यूजेज है। और फिर हम ये कि अपने लॉयर्स के साथ
बेहतर कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर आपको बिल्कुल लॉ की नॉलेज नहीं है तो लॉयर की बात को अंडरस्टैंड करना और अपनी बात उन्हें समझाना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि इस सब्जेक्ट की वजह से हमारे पास लॉ की एक रीज़नेबल नॉलेज होती है, तो लॉयर्स के साथ कम्युनिकेशन करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये बेसिकली पर्पज़ है। तो ये 3 पर्पज़ हम देख सकते हैं कि हमें आउटसाइड असिस्टेंस कब चाहिए, हमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करना है, और लॉयर्स या लीगल एडवाइज़र्स के साथ कम्युनिकेट करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ का क्या यूजेज होगा, इसको डिस्कस करते हैं। तो अ जनरल नॉलेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स एंड हाउ दे अप्लाई टू सर्टन प्रॉब्लम विल हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट विद द पीपल अराउंड अस। जब हमें लॉ का पता होता है तो हमें ये पता है कि ये काम गलत है और ये नहीं करना चाहिए, ये लॉ के मुताबिक नहीं है, तो हम अपने आप को उस सिचुएशन से दूर रख सकते हैं और इस तरीके से एक कन्फ्लिक्ट राइज होने से बचत हो जाती है और उससे हमारा वक्त भी बचता है, हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं। सिविल लॉ जो है दैट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट इम्पैक्ट ऑन पीपल एवरी डे लाइफ लाइक डेट्स। भाई कर्ज देना है, आपने किसी के पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं, तो उसका जो लॉ है वो सिविल लॉ में कवर होता है। टेनेंसी इशू, किराएदार और मालिक मकान वाले इशूज़ ये बड़े कॉमन हैं और इसके अंदर डिस्प्यूट्स भी बहुत कॉमन हैं, तो उनमें आपने कैसे डील करना है। सेल ऑफ गुड्स, हम सब लोग कम से कम चीज़ें ख़रीदते तो ज़रूर हैं, हम में से बहुत सारे लोग चीज़ें कभी कभार बेचते भी हैं, और कुछ लोग हो सकता है जब एक बिज़नेस हो तो वो तो अक्सर अपनी गुड्स को सेल कर रहे होते हैं अंदर दैन सर्विसेज बिजनेस। तो सर्विसेज के अंदर भी बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी सिविल लॉ इन्वॉल्व होगा। तो इन सब चीज़ों में हमें हेल्प मिलेगी, हमें पता चलेगा कि हमें काम कैसे करना चाहिए। जब हमें पता चलेगा कि काम सही तरीके से कैसे करना चाहिए तो कन्फ्लिक्ट अवॉइड होंगे, डिस्प्यूट अवॉइड होंगे, और बहुत सारी हमारी लीगल कॉस्ट और जो टाइम लगना है चीज़ों को रिजॉल्व करने में वो तो शुरू से ही बच जाएगा। और फिर इवन इफ़ के अगर किसी जगह पे कन्फ्लिक्ट राइज हो भी जाता है तो हम उसको बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। और लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नीदर एक्सक्यूज नॉट डिफेंस। तो आप ये नहीं कह सकते हो ये मेरे मुझसे गलत हो गया तो मुझे कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, मुझे कोई डैमेजेस नहीं देने चाहिए क्योंकि मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था। तो जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है कि जी आपको लॉ का पता नहीं था, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे ड्राइव कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था रेड लाइट पे रुकना चाहिए, तो क्या आपका चालान नहीं होगा? भाई फिर भी चालान होगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि रेड लाइट पे रुकना चाहिए। तो लॉ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये डिफेंस नहीं है कि इसकी बेस पर लॉ पर अप्लाई ना हो। तो लॉ की नॉलेज रखना फिर ज़्यादा बेहतर है ताकि हम कन्फ्लिक्ट्स को और ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें। तो नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान में जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, जो लॉ जिस तरह हमने ऊपर भी पढ़ा था कि उसका मकसद होता है कि रेगुलेट करें कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन सोसाइटी। तो ये लॉ में लीगल सिस्टम जो पाकिस्तान में है ये इंग्लिश कॉमन लॉ और इक्विटी पे बेस करता है। कॉमन लॉ उनका एक जो है ब्रिटेन का बहुत पुराना जो एक लॉज चलते आ रहे थे, कॉमन थे अक्रॉस देयर टेरिटरी, और इक्विटी की कोर्ट बाद में इस्टेब्लिश की गई थी जो कि फेयरनेस पे और इक्वालिटी पर बेस करती थी। तो वो हमारा कह लें कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो है, और उसी की बेस पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करंटली जो यूज़ हो रहा है 1973 का विद फ्यू अमेंडमेंट्स, वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट है इस्लामिक लॉ और शरिया की, तो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो इस्लामिक लॉ और शरिया को कंसीडर करते हुए इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो इस सारी बेसिस पर हमारे पास जो पाकिस्तान में सोर्सेज ऑफ लॉ बनते हैं वो 4 बनते हैं, और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सोर्स है जी हमारे पास लेजिस्लेशन। अच्छा, लेजिस्लेशन जो है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो भी लेजिस्लेशन है, और अदर बॉडीज़ जिनको पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दी होती है अथॉरिटी, वो भी जो लॉ बनाती हैं वो भी इसमें शामिल है। तो जो पार्लियामेंट बनाती है उसको बेसिकली प्राइमरी लेजिस्लेशन कहते हैं, और जहाँ पे डेलीगेट कर दिया होता है उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी जो नेशनल असेंबली और सेनेट ने लॉ बनाया होता है वो भी शामिल होता है। जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किए होते हैं जिन्हें हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को एक पावर दी हुई है कि वो इसमें लॉ बना सकते हैं। एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये 3 इसमें शामिल हैं। इसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी कि लेजिस्लेशन में
एक हमारे पास जी प्राइमरी लेजिस्लेशन है, एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, और प्राइमरी लेजिस्लेशन में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और ऑर्डिनेंस है। जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये होता है कि पार्लियामेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी होती है किसी एग्जेक्टिव को, जैसे किसी मिनिस्टर को, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, किसी लोकल अथॉरिटी को, और फिर वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ रूल्स बनाते हैं और वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाते हैं। ये सब हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होंगे, और क्योंकि ये चैप्टर में आगे जाकर हैं तो इनके ऊपर हम निस्बतन काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होंगे। तो लेजिस्लेशन एक इम्पॉर्टेंट और शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है पाकिस्तान में भी। जो मज़ीद हमारे पास सोर्सेज हैं उसमें एक सोर्स तो है जी प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट को जो है जुडिशल प्रीसिडेंट इसका पूरा नाम होता है, और इसको उर्दू तर्जुमा अगर बनेगा तो वो बनेगा अदालती नज़ीर या अदालती मिसाल। यानी एक कोर्ट में जो फैसला हो जाता है उसके बाद उसकी जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो उस डिसीजन को फॉलो करने की पाबंद होती हैं अगर मैटर सेम हो। तो अगर बिल्कुल सेम मामला हो और एक केस डिसाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो कल को वो हाई कोर्ट में को भी वैसे ही डिसीजन देना पड़ेगा सेम मामले पे। और इवन अगर हाई कोर्ट से जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको भी सेम डिसीजन देना पड़ेगा। तो इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि कंसिस्टेंसी राइज होती है और सेम डिसीजन होता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो इशू कोर्ट में डील हो रहा हो वो बिल्कुल सेम हो। अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, सिचुएशंस डिफरेंट हैं, तो फिर एक प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होता। तो प्रेसिडेंट का लफ्ज़ी मतलब जो यहाँ पर बनेगा वो ये बनेगा कि एक मिसाल बन जाना और उस मिसाल को फिर आगे फॉलो करना। तो कोर्ट्स जो केसेस के फैसले सुनाती हैं वो फैसले भी एक किस्म का लॉ बन जाते हैं, क्योंकि आइंदा उनसे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो उन फैसलों की बेस पर ही अपने मज़ीद फैसले करती हैं। तो प्रेसिडेंट्स आर जजमेंट और डिसीजंस ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पर अप्लाई होगा, हाई कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट पर अप्लाई होगा, विच आर बाइंडिंग ऑन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबॉर्डिनेट जो उनसे नीचे कोर्ट्स हैं, जिन्हें हम लोअर कोर्ट भी कह सकते हैं, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ लॉ में है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब है रसूम व रिवाज। हर कल्चर के अपने रसूम व रिवाज होते हैं, और कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, जिस तरीके से वहाँ पर काम किया जाता है, तो ये अक्सर लॉ में हम देखते हैं कि जी जो रूल्स हैं वो कस्टम्स के मुताबिक अप्लाई होंगे, कि जैसे काम किया जाता है उसके मुताबिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंट्रिंसिक पार्ट होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम का। तो इनको बिल्कुल ऐसे ही समझा जाता है जैसे ये भी लॉ हों, क्योंकि जहाँ पे लॉ अदरवाइज नहीं डिस्क्राइब कर रहा तो फिर कस्टम्स के मुताबिक काम एक्सपेक्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जो कस्टमरी लॉ है उसकी जगह शरिया लॉज ने ले ली है, ड्यू टू मुस्लिम मेजॉरिटी अक्रॉस पाकिस्तान। तो शरिया लॉज जो हैं वो कस्टम्स का हिस्सा हैं, और बहुत सारे जो हमारे अदालती डिसीजंस हैं वो शरिया लॉज को भी कंसीडर करते हैं। इसी तरह हमारे लेजिस्लेशन में भी शरिया लॉज की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो नंबर 4 पर आ जाता है जी एग्रीमेंट्स। जो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं उसमें वो टर्म्स डिफाइन करती हैं, स्टिपुलेट करती हैं अपने लिए, कि जी फॉर एग्जांपल एक सेलर कहता है कि जी मैं इस डेट तक आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, गुड्स की ये स्पेसिफिकेशन होगी, गुड्स की ये क्वालिटी होगी। और एक बायर जो है वो उसमें डिसाइड करता है कि जी मैं आपको इतनी पेमेंट करूंगा, पेमेंट का मोड ये होगा और पेमेंट इस तरीके से की जाएगी। तो ये भी एक उनके लिए फिर रूल्स बन जाते हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं एज लॉ। तो लेकिन ये सब पर अप्लाई नहीं होते, ये उन पर अप्लाई होते हैं जो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं। वो पार्टीज़ फिर इन जो एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने एग्री किया है उसके ऊपर वो अमल करना उन पे लाजमी होता है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ हमारे पास लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स और एग्रीमेंट, ये 4 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जो पाकिस्तान में मेन सोर्सेज के तौर पे कंसीडर होते हैं, और इनकी अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। अब शायद आज की हमारे इस लेक्चर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना। तो वैसे तो बहुत सारी लॉ की ब्रांचेज हैं, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और इसी तरीके से और भी बहुत सी ब्रांचेज लॉ की बन सकती हैं। बैंकिंग लॉज बिल्कुल इनसे बाजुकात डिफरेंट उसमें होते हैं, बैंकिंग कोर्ट्स भी बिल्कुल सेपरेट होती हैं। लेकिन जो 2 मेन ब्रांचेज हैं लॉ की वो सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। अब ये डिफरेंट एरिया के साथ डील करती हैं लॉ की, और इन दोनों ब्रांचेस को हम शेयर करेंगे यहाँ पे। तो सिविल लॉ की बात अगर पहले करते हैं तो सिविल लॉ सेट आउट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पर्सन्स एज बिटवीन देमसेल्फ।
यानी इसमें रियासत का, गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मैं और आप करते हैं तो राइट्स मेरे होंगे, मेरी ड्यूटीज़ होंगी, इसी तरह आपके राइट्स होंगे, आपकी ड्यूटीज़ होंगी। तो ये हमने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कैसे पूरा करना है, इसको जो लॉ डील करता है वो सिविल लॉ है। और अगर हम में से कोई अपने ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करता और दूसरा पर्सन कोर्ट में जाता है तो उसके फिर क्या राइट्स होंगे, क्या रेमेडीज़ होंगी, उसको क्या कंपनसेशन मिलेगी, ये जो है सिविल लॉ डिफाइन करेगा। दो पर्सन जिसके राइट्स अफेक्टेड होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है और ए ने बी को गुड्स ड्यू डेट पर सप्लाई नहीं की, तो बी अगर कोर्ट में जाता है तो बी एक एग्रीव पार्टी कहलाएगा, और जिसने गलत किया ए, जिसने गुड्स नहीं दी, वो रॉन्ग डूअर कहलाएगा। तो जिस पर्सन के राइट अफेक्टेड होते हैं वो रेमेडी क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है, मुझे ये इसको कंपनसेट किया जाए, या पैसों में कंपनसेट किया जाए, या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जाए। तो जिसने गलत किया होता है, रॉन्ग डूअर, उससे एक रेमेडी क्लेम की जा सकती है बाय अफेक्टेड। वायलेशन ऑफ सिविल लॉ को टॉर्ट कहते हैं। टॉर्ट का लफ्ज़ जो है वो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन तो लिखी हुई है कि जी ये रॉन्ग डूइंग है, लेकिन ये लफ्ज़ निकला है टॉर्चर से। तो जब आप किसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते तो उसे एटलीस्ट आप एक जहनी तकलीफ़ दे रहे होते हैं कि जी उसको जो आपने एग्री किया था उसके मुताबिक जब आपने एक्ट नहीं किया, तो ये एक टॉर्ट है। तो ये क्राइम नहीं होता, लेकिन इसे टॉर्ट समझा जाता है और इसकी एक कंपनसेशन ज़ाहिरी बात है पे करनी पड़ती है। सिविल केस को अक्सर आइडेंटिफाई किया जाता है इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है जी, तनवीर वर्सेस खातरी। जहाँ पे केस सिविल कोर्ट में लाया गया है, दोनों पर्सन्स के नाम हैं। तो जो तनवीर है वो प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ कहते हैं जो जिसने दरख्वास्त दी हो। प्लेंट का लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है फॉर एप्लीकेशन। तो प्लेंट जिसने जमा करवाई, जिसने दरख्वास्त जमा करवाई, उसे प्लेंटिफ कहेंगे। तो हमारे सिनेरियो में तनवीर इज़ प्लेंटिफ। हु इज़ मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट खतरी। खतरी जो है इज़ डिफेंडेंट, जो उस केस को डिफेंड करेगा। तो अगर आप कहते हैं कि जी तनवीर ने ये केस किया खतरी पे कि आपने मुझे गुड सही सप्लाई नहीं की और अब आप उसकी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है वो आप मुझे पे करें, तो तनवीर जो है वो क्लेम कर रहा है। इसको क्लेमेंट भी कह सकते हैं तनवीर को। प्लेंट जो दरख्वास्त जमा करवाई वो प्लेंट कहलाएगी, और तनवीर वुड बी कॉल्ड प्लेंटिफ, जिसने दरख्वास्त जमा करवाई। अब जिसके खिलाफ जमा करवाई खतरी, जो कि डिफेंस में है, जो अपने केस को डिफेंड कर रहा है कि जी मैंने तो गुड सही सप्लाई की थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, तो जो डिफेंड कर रहा है खुद को वो डिफेंडेंट इसमें कहलाएगा। तो सिविल लॉ के साथ इसी तरह अब अगर हम जाते हैं और क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद कंडक्ट दैट इज कंसीडर्ड सो अनडिजायरेबल दैट द स्टेट पनिशेज पर्सन हु ट्रांसग्रेस। तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको स्टेट पनिश करती है। अब किडनैपिंग है, मर्डर है, थेफ्ट है, रॉबरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारे ऐसे कंडक्ट्स हैं जो स्टेट कंसीडर करती है कि इतने अनडिज़ायरेबल हैं कि जो शख्स ये काम कर रहा हो उसको सज़ा देनी चाहिए। तो जो इन हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि जी ये काम नहीं करने चाहिए, एक हद लगाई गई है, एक लिमिट है, और जो इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है, उसको पनिश करना चाहिए। तो स्टेट जिसको समझती है और उसके लिए एक सज़ा फिर डिस्क्राइब कर देती है, तो उसको हम फिर क्राइम कहते हैं। तो इसमें लीगल एक्शन में बी ब्रॉट बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु आर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो जिस शख्स पर भी ये इल्ज़ाम है कि उसने किसी लॉ की खिलाफ वर्जी की है, तो उस पर स्टेट एक्शन कर सकती है। उसमें पर्सन को लाने की ज़रूरत नहीं है, और स्टेट की तरफ से ही अगर एक्शन हो जाए तो वो पॉसिबल है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियासत की होती है, गवर्नमेंट की होती है कि वो जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उसमें लीगल एक्शंस ले, उनको प्रोसीड करे, उनको कोशिश करे कि उसमें सही मामले पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद सही सज़ा दी जाए। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग दीज लीगल एक्शन इन क्रिमिनल ट्रायल्स। पाकिस्तान में बहरहाल हम अक्सर ये देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस के अंदर भी स्टेट जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ही अपने केसेस जो हैं वो प्रोसीड करने पड़ रहे होते हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से अक्रॉस द वर्ल्ड ये ड्यूटी स्टेट की बनती है कि वो क्राइम को रोके और उसके लिए जो लीगल एक्शन है वो भी ले। अ क्रिमिनल केस माइट देयर फोर बी
आइडेंटिफाइड एज स्टेट वर्सेस खत्री। अब स्टेट यानी पाकिस्तान की तरफ से केस है वर्सेस खत्री, तो खत्री हेयर इज़ अ एक्यूज्ड, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया। अभी जुर्म साबित नहीं हुआ तो हम एक्यूज्ड कहेंगे, और स्टेट जो है वो केस कर रही है, तो स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूटर कहलाती है, जो प्रोसिक्यूट कर रही है, केस को प्रोसीड कर रही है। और जो खतरी है वो इसमें एक्यूज्ड है, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ही डिड दिस क्राइम, और उसकी फिर सज़ा दी जानी चाहिए। तो ये पहला डिफरेंस था जी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का, और इसमें बहुत सारे और डिफरेंसेस भी हैं जो हम आगे देखेंगे, बट बेसिक डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन वाज दिस। तो नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो सिविल लॉ में जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इंजर्ड पार्टी, जिसको नुकसान पहुंचा कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से या किसी टॉर्ट की वजह से, उसको कंपनसेशन मिल जाए। अगर किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की और मुझे गुड्स डिलीवर उसे करनी चाहिए थी, वो नहीं की, मैंने मार्केट में जाकर वो गुड्स ली और मुझे 10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ गए फिर उन गुड्स के, तो मुझे 10,000 का नुकसान हुआ। तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं कोर्ट में जाऊँ और जो मेरा 10,000 का लॉस हुआ है वो लॉस रिकवर हो जाए। मुझे कोर्ट उस शख्स से 10,000 रुपीज़ दिलवा दे जिसकी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से मुझे नुकसान हुआ था, तो मुझे कंपनसेशन मिल जाएगी, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये सिविल लॉ का पर्पज़ होता है। क्रिमिनल लॉ का पर्पज़ जो है वो किसी की कंपनसेशन नहीं होता। अच्छा, क्रिमिनल लॉ का मकसद पनिशमेंट भी नहीं होता, बल्कि थ्रेट ऑफ पनिशमेंट के थ्रू सोसाइटी को रेगुलेट करना होता है। तो मकसद ये नहीं है कि लोगों को सज़ा दी जाए, बल्कि मकसद ये है कि सज़ाएं इसलिए मौजूद हों ताकि वो कंडक्ट हो ही ना, लोग उस सज़ा के डर से वो काम ना करें, और अगर कोई करता है तो फिर उसको वो सज़ा मिले, ताकि जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये एक लेसन बन जाए कि जी ये काम करने से ये सज़ा मिलती है तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो पर्पज़ जो है वो सोसाइटी को रेगुलेट करना होता है, पर्पज़ पनिश करना नहीं होता। हार्म काज, नुकसान। अच्छा, जो सिविल लॉ है इसमें क्लेमेंट, जो शख्स क्लेम करता है, इसको हमने पहले प्लेंटिफ के तौर पे भी पढ़ा। तो वो केस करता है जी डिफेंडेंट पे, द क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म काज, अगर नुकसान हुआ है। अब इसकी एक मिसाल इस तरीके से ले लें कि अगर मैंने किसी से एक मशीन परचेज़ करनी थी और 50,000 में उसने डिलीवर करनी थी, उसने मुझे डिलीवर नहीं की, और मैंने मार्केट से जाके ख़रीदी और मुझे अब वो 55,000 में मिली, तो मेरे 5,000 एक्स्ट्रा लग गए, तो मैं उस पर क्लेम कर देता हूँ कि मुझे 5,000 आपकी वजह से नुकसान हुआ, कि आप मुझे पे करें। तो मुझे नुकसान जो हुआ उसके लिए मैंने केस किया। लेकिन अगर लेट से कि जी उसने मुझे मशीन डिलीवर करनी थी, वो मशीन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसने मुझे 50,000 में डिलीवर करनी थी, उसने नहीं की, मैंने मार्केट से जाकर ली और मार्केट में भी मुझे 50,000 की ही मिल गई या इवन कम की मिल गई, तो मुझे नुकसान तो कोई नहीं हुआ उसकी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से। जब नुकसान ही नहीं हुआ तो मैं केस किस चीज़ के लिए करूँगा, कोई कंपनसेशन किस चीज़ की डिमांड करूँगा? तो कोई ऐसा नुकसान ही नहीं हुआ जिसके लिए क्लेम किया जा सके, तो इसमें हार्म काज्ड होता है तो उसके लिए केस होता है। जबकि क्रिमिनल लॉ में आ जाएं तो स्टेट या गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करती है एक्यूज्ड को, जो डिफेंस कर रहा होता है वहाँ पे, वेदर और नॉट द हार्म वाज कास्ट। अब अगर एक शख्स जो है वो ओवर स्पीडिंग करता है मोटरवे पे, और फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जैसे वहाँ पे मोटरवे पुलिस है, वो उसका चालान कर देते हैं, तो अब वो ये भी तो कह सकता है कि जी मैंने ओवर स्पीडिंग की थी लेकिन इससे किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ तो नहीं है ना एक्चुअली। तो इट डजेंट मैटर कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ये चांस ही नहीं लेना चाहिए कि इस तरह का नुकसान हो जिसमें किसी की जान जा सकती हो, तो चाहे वो आपकी अपनी ही क्यों ना हो। तो इसी तरीके से जो ओवर स्पीडिंग है वो, उससे एक्सीडेंट कॉज हुआ या नहीं हुआ, नुकसान हुआ या नहीं हुआ, आपने एक रेड लाइट क्रॉस कर ली और उसकी वजह से आप कहते हैं जी किसी को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम कोई था ही नहीं, स्टिल आपको रेड लाइट पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो क्रिमिनल लॉ में ये नहीं देखा जाता कि हार्म काज हुआ है या नहीं। इसी तरह अटेम्प्ट टू मर्डर करके कोई शख्स अगर कह दे कि जी मैंने तो कोशिश की थी कत्ल करने की लेकिन कत्ल नहीं हुआ तो मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो बात यह है कि मर्डर की सज़ा ज़्यादा है, अटेम्प्ट टू मर्डर की भी सज़ा है, वो थोड़ी सी कम ज़रूर होगी लेकिन सज़ा उसकी भी होगी, क्योंकि एक ये कोशिश करना भी बेसिकली क्राइम है। तो नुकसान हो या नुकसान ना हो, दोनों सूरतों में क्रिमिनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, अब सिविल लॉ में जो है वो मामला जो है ज़्यादातर पैसों का होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का होता है। तो क्लेमेंट अगर प्रूव कर सकता है रॉन्ग, जो भी गलत हुआ है, ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी,
अब बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर उसका एविडेंस एब्सोलूट नहीं भी है, 100% श्योर नहीं भी है, और कन्विंसिंग है, कोर्ट को लग रहा है कि इसकी बात ठीक है और ज़्यादा प्रोबेबल यही है कि इसकी बात ठीक है, तो उसकी लिटिगेशन जो कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है, लीगल प्रोसेस इज सक्सेसफुल हो जाएगा और डिफेंडेंट को फिर लायबल करार दिया जाएगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कोर्ट एविडेंस देखती है और एविडेंस देखने के बाद डिसाइड करती है कि दोनों पार्टीज़ में से किसका वर्जन प्रोबेबली ट्रू है। तो जिसका वर्जन दूसरे से ज़्यादा बेहतर कंसीडर होता है उसकी फेवर में डिसीजन कर दिया जाता है। तो ये सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ का लेवल है। जबकि क्रिमिनल लॉ में आए तो इफ़ द स्टेट कैन प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, यानी कोई शक की गुंजाइश ना हो, तो फिर प्रोसिक्यूशन यानी जो लीगल केस चल रहा होता है वो सक्सेसफुल होता है और एक्यूज्ड को गिल्टी या कन्विक्टेड कहा जाता है। गिल्टी का मतलब है कि जी ये साबित हो गया है कि वो मुजरिम है, और कन्विक्टेड होता है कि जी उसको सज़ा दे दी गई है, सज़ा याफ्ता है। तो दोनों में फ़र्क देखें, फ़र्क ये है कि क्रिमिनल लॉ में जब आप किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी जो सज़ाएं हैं वो फ़ाइन है या इम्प्रिजनमेंट है या बाद डेथ पेनल्टी। अब डेथ पेनल्टी में एक शख्स की जब जान चली जाती है तो बाद में अगर ये पता चले कि जी केस गलत हो गया था या कोई एविडेंस प्रॉपर नहीं था, तो ये तो बड़ी ज़्यादती हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका होगा। तो इसलिए इसमें पहले ही केस का फैसला करते हुए बियॉन्ड ऑल रीज़नेबल डाउट देखना चाहिए। जबकि इसी तरह इम्प्रिजनमेंट भी है, तो किसी शख्स को अगर इम्प्रिजन कर दिया जाता है फॉर 3 ईयर्स तो उसकी जॉब चली जाएगी, उसकी फैमिली लाइफ टोटली चेंज होकर रह जाएगी, उसका कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बाद में आप कहें कि जिसके साथ तो जो एविडेंस था वो प्रॉपर नहीं था और फिर गलत फैसला हो गया था। तो पहले ही आपको बहुत जो है गौर करके और सही देख के कि कोई शक की गुंजाइश ना हो तब फैसला करना चाहिए। इवन इफ़ के बाज़ात जो सज़ा इम्प्रिजनमेंट की ज़्यादा लंबी ना भी हो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड रह जाने की वजह से बहुत ज़्यादा कैरियर पे और चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है कि सर्टन जॉब्स नहीं मिलती बाज़ात, जिस तरह आर्म फोर्सेस वगैरह के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कई मुल्कों के पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाने के लिए प्रॉब्लम राइज हो सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉ जो है उसमें सिर्फ सज़ा तब दी जानी चाहिए कोर्ट्स में जब बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट एक चीज़ हो। जबकि सिविल लॉ में इतनी ज़्यादा जो है फोकस की ज़रूरत नहीं होती, इतनी ज़्यादा एब्सलूट एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें फिर जो है डिसीजन जो है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पर कर दिया जाता है कि दोनों पार्टीज़ के वर्जन में से जिसका ज़्यादा ट्रू है, जिसकी तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, ज़्यादा कन्विंसिंग है, कोर्ट उसके हिसाब से फैसला कर देती है। रेमेडी ये है कि जी अगर आप ये साबित कर देते हैं कि दूसरी पार्टी ने गलत किया है तो आपको क्या मिल सकता है। तो सिविल कोर्ट में ऑर्डर द डिफेंडेंट टू पे डैमेजेस। अब डैमेजेस जो हैं ये अमाउंट ही होते हैं और इसको उर्दू में हर्जाना कहते हैं। और इट माइट ऑर्डर सम अदर रेमेडीज सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये होती है कि कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने करना था उसे पूरा करें, यानी पैसे ना दें लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें। जो आपने लैंड ट्रांसफ़र करनी थी अब वो लैंड ट्रांसफ़र करें, आपने जो गुड्स देनी थी वो दें। और इसी तरह इंजंक्शन होता है जिसमें कोर्ट कुछ करने से रोक देती है। यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टे ऑर्डर कि अगर एक शख्स ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया था सर्विसेज देने का और अब वो किसी और को सर्विसेज दे रहा है और हम कोर्ट से जाके में इंजंक्शन का ऑर्डर ले लेते हैं तो इट मीन्स कि कोर्ट से रोक देगी किसी और को सर्विसेज प्रोवाइड करने से। तो जो रेमेडीज़ सिविल लॉ में हैं वो हैं डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन, ये मेन रेमेडीज़ हैं। इन तीनों के ऊपर आगे जाकर एक हमारा पूरा चैप्टर होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसमें हम पूरी डिटेल में इन तीनों मैटर्स को पढ़ेंगे। क्रिमिनल कोड जो है उसमें जो सज़ा दी जाती है वो फ़ाइन हो सकती है, मज़ीद जो पनिशमेंट्स हो सकती हैं उसमें इम्प्रिजनमेंट है और डेथ सेंटेंस है। डेथ सेंटेंस में तो फांसी है, इम्प्रिजनमेंट में कैद हो जाती है और उसमें जेल में जाना पड़ता है, वो इम्प्रिजनमेंट है। फ़ाइन भी अमाउंट का फ़ाइन होता है लेकिन इसको उर्दू में कहा जाता है जुर्माना। अब डैमेजेस में और फाइन में क्या फ़र्क है। डैमेजेस में जो पैसे हैं वो अमाउंट दी जाती है क्लेमेंट को, जबकि फ़ाइन जो है वो जमा करवाया जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो ये डिफरेंस है। और सिविल लॉ की रेमेडीज़ इसी तरह, यानी हमारे पास मेन रेमेडीज़ आ गई डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन, और क्रिमिनल लॉ की रेमेडीज़ हमारे पास आ गई फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस।
एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर देखें तो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्योंकि लोगों के या बिजनेसेस के दरमियान होते हैं तो वो सिविल लॉ का हिस्सा है। वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयमेंट लॉ में एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉई है तो उसमें अक्सर डिस्प्यूट आ जाते हैं, नोटिस पीरियड प्रॉपर नहीं है, सैलरी पूरी नहीं दी गई, हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, या जो सैलरी के साथ जो दूसरे परक्विजिट्स बनते हैं वो पे नहीं किए जा रहे, तो वो भी सिविल लॉ का मैटर है। इसी तरह एक्विजिशंस ऑफ नेग्लिजेंस होती हैं कि जी जो फूड प्रोवाइड किया गया वो होलसम नहीं था, या जो गुड्स दी गई वो फॉल्टी थी तो और केयर से काम नहीं किया गया जिसकी वजह से नुकसान हो गया, तो वो नेग्लिजेंट बिहेवियर जहाँ पर हो तो उसके लिए जो टॉर्ट पे केसेस होते हैं वो भी सिविल लॉ का हिस्सा है। फिर क्लेम्स बाय कंज्यूमर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स के जी हमें ये जो गुड्स दी गई थी ये डिफेक्टिव थी, ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, या सर्विस प्रोवाइडर ने जो सर्विस दी उसकी क्वालिटी जो है वो लो थी, तो उस पर भी जो केसेस होते हैं वो भी सिविल मैटर्स हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं बिजनेस एंटिटीज़ के दरमियान, ब्रांड को लेकर है और कोई राइट्स हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने के, तो वो भी जो कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं वो भी कमर्शियल लॉ भी सारा सिविल मैटर है। कॉपीराइट के डिस्प्यूट्स हैं कि जी ये तो जो म्यूज़िक है ये पार्टी वन का क्लेम होता है कि ये हमारा है, दूसरी पार्टी कहती है कि ये हमारा है, तो इस तरह के कॉपीराइट्स हैं, या बुक्स के ऊपर कॉपीराइट हैं, या कोई वीडियोस या मूवीज़ के ऊपर कॉपीराइट्स हैं, तो वो सब भी सिविल मैटर्स हैं। इसी तरह क्लेम्स ऑफ डेफेमेशन ऑफ करेक्टर, ये अक्सर पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि जी वो हम सुनते हैं कि जी उन्होंने हर जाने का दावा कर दिया है इतने अरब का इतने करोड़ का, तो वो कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि जी इन्होंने मेरी रेप्यूट के अगेंस्ट ये बात की है जो कि गलत है, और आई एम नाउ टेकिंग हिम टू द कोर्ट, ताकि वहाँ पर जाकर फिर इनसे हर्जाना लिया जाए। तो फिर या तो कोर्ट ऑप्शन देती है कि आप वो अपनी उस स्टेटमेंट की तरदीद करें या साबित करें कि वो ठीक थी, और अगर वो इन दोनों काम को ना कर सकें तो फिर कोर्ट उन्हें ऑर्डर करती है एक सर्टन अमाउंट के वो डैमेजेस के तौर पर पे करें जिसकी वजह से दूसरे की को डिफेम किया गया है। डिस्प्यूट अबाउट एन एलेज्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो हम बहुत सारी ब्रीचेस को डिस्कस करेंगे ही अपने थ्रू आउट द कोर्स। तो इसमें ये कि अगर आप कहते हैं कि दूसरे ने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो उसका आप अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा, ये भी एक सिविल मैटर है। इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड को देखें 1860 का लॉ है, उसके बाद काफ़ी बार अमेंड हो चुका है, तो इसमें मर्डर किडनैपिंग और इस तरह के जो दूसरे जराइम हैं थेफ्ट रॉबरी वगैरह उन सब के जो सज़ाएं हैं वो भी बताई गई हैं, उन सब क्राइम को डिस्क्राइब भी किया गया है, और वो सब यानी पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि जो मेन सोर्स है क्रिमिनल लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इसी तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करता है, फिर कौन कौन से एक्ट होने चाहिए, कैसे कैसे उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको क्या क्या सज़ाएं मिलनी चाहिए, ये सारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में है। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में क्राइम किया गया है या कोई और इसी तरीके का क्राइम है तो उसमें क्या सज़ाएं दी जा सकती हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, किस टाइप का एविडेंस जो है वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए जाते हैं। अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की एक बिज़नेस के ऊपर क्या एप्लीकेशन है, तो मैनी ऑफ द लीगल एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ आर एस्पेक्ट ऑफ सिविल लॉ। तो मोस्टली आप देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट सिविल लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिविल लॉ है, तो मोस्टली जो हमारे बिजनेस लॉज हैं वो सिविल लॉ हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ भी बाज़ औक़ात अप्लाई हो जाता है, जैसे अगर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका एक सिविल मैटर भी है कि अगर किसी के पैसे गलत लिए गए हैं तो वो सिविल के उस पर केस करेगा, लेकिन साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि क्राइम भी है तो उस पर स्टेट भी इन्वॉल्व होगी और वो एक क्रिमिनल केस फाइल करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें क्रिमिनल लॉ की ब्रीच भी हो सकती हैं और एट द सेम टाइम सिविल लॉ में टॉर्ट भी हो सकती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेम एक्शन मे बी इन ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड ऑल्सो अ टॉर्ट इन सिविल लॉ। इन सच अ सिचुएशन एक्शन में गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फिर स्टेट की तरफ से शुरू हो जाएगी और सिविल एक्शन बाय प्राइवेट पर्सन क्लेमिंग अ रेमेडी सच एज डैमेजेस। अब इसकी एग्जाम्पल भी हमें डिस्कस करनी चाहिए, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पर हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। Suppose that a train company operates a train service and there is major accident involving loss of life and injury to passengers। तो एक जी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है और
उसमें एक्सीडेंट हुआ, लॉस ऑफ लाइफ भी हो गई और इंजरी ऑफ पैसेंजर भी हो गया। अब स्टेट जो है वो क्लेम कर सकती है ट्रेन कंपनी से और उसके सीनियर मैनेजर से कि जी आपने क्रिमिनल लॉ किया क्योंकि नेग्लिजेंस थी, और या इस तरह की नेग्लिजेंस थी जो क्रिमिनल लेवल की है, क्योंकि जहाँ ऐसी नेग्लिजेंस जिससे किसी की लाइफ चली जाए वो क्रिमिनल है। तो और वो क्रिमिनल कोर्ट में केस कर दें। लेकिन इसी तरह वो इंडिविजुअल्स जो इंजर्ड हुए हैं, या फिर वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपना कोई रिलेटिव इस क्रैश में लॉस्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ बीइंग किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो वो सिविल एक्शन भी ला सकते हैं कि ट्रेन कंपनी के अगेंस्ट, जिसमें वो उनसे एक मॉनेटरी कंपनसेशन डिमांड करें। तो बिजनेस मैनेजर्स को अवेयर होना चाहिए दोनों का, क्रिमिनल लॉ के बारे में भी, सिविल लॉ की इम्प्लीकेशंस के बारे में भी, कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे क्या इम्प्लीकेशंस क्रिएट होती हैं फॉर क्रिमिनल लॉ और क्या इम्प्लीकेशंस क्रिएट होती हैं फॉर सिविल लॉ। तो ये फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। जी, एक और ये क्वेश्चन है जो कि पास्ट एग्ज़ाम से लिया गया है कि डिस्टिंग्विश करें बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, और दोनों की जो है 2 एग्जांपल्स भी दें। तो सिविल लॉ रेगुलेट्स द डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पर्सन्स डीलिंग विद ईच अदर, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वही है। और द कोर्ट डज नॉट पनिश द रॉन्ग डूअर्स बट इम्पोजेज अ सेटलमेंट, जिसमें डैमेजेस दिए जा सकते हैं, इंजंक्शन दिया जा सकता है, और अदर ऑर्डर जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह भी दिया जा सकता है। सिविल लॉ की एग्जांपल्स में कंपनी लॉ है, रेंट का लॉ है, कमर्शियल लॉ है, फैमिली लॉ है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है, और बहुत सारे लॉज तो हमने पहले ही, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप वगैरह पहले भी पढ़े। तो बहुत सारी यहाँ पे 2 से ज़्यादा एग्जांपल्स ही डिस्कस हुई हुई हैं। तो सिविल लॉ के बाद क्रिमिनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ डिफाइनिंग कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ अगेंस्ट द कम्युनिटी एट लार्ज, रेगुलेटिंग हाउ सस्पेक्ट्स आर इन्वेस्टिगेटेड, चार्ज एंड ट्राइड। तो जो कोर्ट ट्रायल होता है वो कैसे होगा, उनको क्राइम के लिए चार्ज कैसे किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, और फिर पनिशमेंट्स क्या होंगी जिन्होंने भी, जिन पे जुर्म साबित हो जाता है तो उनको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। अब इसमें जो क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल के तौर पे डील करें तो मर्डर, वायलेंस, टेररिज्म, थेफ्ट, रॉबरी, इन सब से जो लॉ डील कर रहा है वो क्रिमिनल लॉ है। तो अब हम आते हैं जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पे। तो इसमें ये हमारा लास्ट कह लें कि एरिया है आज के इस वीडियो का, और इसमें हमने फोकस जो करना है वो ये करना है कि हमें एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेनी है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ जो है वो तकरीबन 300 प्लस पेजेस की एक बुक है, और उसके साथ ही उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। तो उसको हम कहें कि जी हम इसमें फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमें एक जनरल आइडिया होना भी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं, और ये आगे जाके कुछ सिलेबसेस में इनमें से पॉइंट्स डिस्कस भी होते हैं। कुछ तो इसी सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन वगैरह। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके टैक्सेशन के सब्जेक्ट में डील होती हैं, जिसमें ये है कि जी जो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड वगैरह, कैसे उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, और कैसे बजट बनाया जाता है, और कैसे बजट की स्पेंडिंग होती है, और क्या अथॉरिटीज़ होती हैं डिफरेंट पर्सनस की उससे रिलेट करके। तो कुछ एरियाज़ वहाँ पे भी कवर होते हैं, और कुछ एरियाज़ ऑब्वियसली क्योंकि सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रेलिवेंट नहीं है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जो हम अक्रॉस सी नहीं पढ़ते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन अप्रैल 10 1973, और फिर बाद में ये नेक्स्ट पार्लियामेंट जो इलेक्शंस के बाद आई थी उसने इसको अगस्त 14 1973 को रेटिफाई भी किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, यानी ये जो हमारे जो बाकी लेजिस्लेशन होते हैं ये उनसे अबव है, एंड सेट्स द गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री, कि एक मुल्क कैसे चलाया जाएगा। और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम नेशनल असम्बलीज वेबसाइट, नेशनल असम्बली na.gov.pk से। अच्छा, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स, जो डिफरेंट सेक्शंस लिखे हुए हैं उन्हें हम डिफरेंट आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें बेसिक राइट्स हैं, बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी जिसमें है कि जी सूबे कैसे होंगे, कैपिटल क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ फेडरेशन का सिस्टम है तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, यानी जो सदर को पॉपुलर वोट से इलेक्ट नहीं किया जाता। और मैंडेट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लाइक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, फेडरल गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, और लोकल गवर्नमेंट्स अगर होती हैं तो उनकी क्या पावर्स होंगी। मैंडेट एंड सेपरेट पावर्स ऑफ कैबिनेट, जो एक फेडरल कैबिनेट है मिनिस्टर्स का, उसकी क्या पावर्स हैं,
और उसका क्या मैंडेट है। इसी तरह प्रोविंशियल जो वजीरों का कैबिनेट्स होता है, मिनिस्ट्रियल कैबिनेट्स, उनकी क्या पावर्स हैं और जुडिशरी की क्या पावर्स हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट भी कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है, इंट्रोडक्शन, 12 पार्ट्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं, यानी 280 डिफरेंट आइटम्स हैं जिनको डिस्कस किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने। और इसमें 5 शेड्यूल्स भी हैं जो हम ब्रीफली आगे जिनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। तो प्रीएम्बल कहते हैं जी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट और डीड, जो कि पर्पस, एम या जस्टिफिकेशन बता रही हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उनके मकसद क्या हैं। तो इट आइडेंटिफाइज दैट द मुस्लिम विल बी इनेबल्ड to live in accordance with the teachings of Quran and Sunnah, while provisions be made for minorities to practice their religion and culture। तो जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन पाकिस्तान की मुस्लिम, उनको इनेबल किया गया कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो भी अपना रिलीजन और कल्चर के मुताबिक जो अमल करना चाहते हैं वो कर सकें। इट आल्सो इंटेल्स गारंटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़ हैं, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये सब फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमको ये गारंटी करता है। सेफ गार्डिंग डिप्रेस्ड क्लासेस, कि जी इसमें ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है वो ये भी है कि जो पाकिस्तान के सारे अवाम हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेफ गार्ड किया जाए, और सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो जो एग्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द स्टेट है उसके अंडर ना हो, उससे इंडिपेंडेंट हो और सही फैसले अपने अलग से कर सके। और सेफ गार्डिंग सॉवरन राइट्स, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है उसके को सेफ गार्ड करना इस कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है। तो पार्ट 1 जो है इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें आर्टिकल 1 to 6 हमारे कवर होते हैं। तो इट आइडेंटिफाइज द कंट्री एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो नाम डिफाइन हो गया। डिवाइडेड इनटू 4 टेरिटरीज, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, KPK एंड बलोचिस्तान, एंड डिफाइंड द रिलीजन ऑफ द स्टेट विच इज़ इस्लाम। इट आल्सो इंक्लूड प्रोविजंस सच एज एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लोगों को लॉ के मुताबिक उनके हकूक़ मिलने चाहिए। लॉयल्टी टू द स्टेट एंड अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जी रियासत के साथ आपको वफादार होना चाहिए, आइन के ऊपर अमल करना चाहिए। इसमें गद्दारी को भी डिफ़ाइन किया गया है, हाई ट्रीजन, अलॉन्ग विद इट्स पनिशमेंट, और उसमें पनिशमेंट भी बताई गई है विच इज़ डेथ पेनल्टी फॉर हाई ट्रीजन। तो आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन के ऊपर है, और ये भी पिछले कुछ अरसे में काफ़ी फेमस रहा इन न्यूज़। पार्ट 2 जो है ये फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को फोकस करता है, और इसमें आर्टिकल 7 to 40 कवर होते हैं। इट बिगिंस द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट क्या है, पाकिस्तान को डिफाइन किया गया है कि जी पाकिस्तान की ये टेरिटरीज हैं, एंड कंटिन्यूज विद डीलिंग विद द लॉज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या शामिल है, इंक्लूड लॉज दैट डीम वाइड विच आर इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत सारे ऐसे लॉज भी हो सकते हैं जो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे तो वो फिर एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, वो वाइड हो जाएंगे। सेफ गार्ड रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, चाइल्ड लेबर नहीं रखे जा सकते, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, जबरी मुशक्कत नहीं आप इस तरह से करवा सकते। राइट टू एंटर लॉफुल प्रोफेशन एंड ट्रेड, जो भी अगर आप कोई कानूनी ज़रिए माश अपनाना चाहते हैं तो आपका हक है कि आप वो कर सकते हैं, आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन से के अगेंस्ट सेफ गार्ड होना चाहिए, अगर कहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया है तो आपको उसके अगेंस्ट आप केस फाइल करके जो है रेमेडी ले सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसमें वो पॉलिसीज़ है, जिसमें पॉलिसीज़ दी गई हैं कि किस तरीके से प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया जाएगा, फ्री और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, कंपलसरी एजुकेशन होगी, गुडविल पाकिस्तान की जो है वो क्रिएट की जाएगी अमंग फॉरेन नेशंस, और फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जाएंगे तमाम दूसरी दुनिया के कौमों के साथ। पार्ट 3 जो है वो पाकिस्तान की फेडरेशन को डिफ़ाइन करता है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए वो होंगे, उनकी पावर क्या होंगी,
रिमूवल प्रेसिडेंट का कैसे किया जा सकता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, लिमिटेशंस क्या होंगी, और उनको प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर कैसे काम करना है। दिस पार्ट आल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कैसे, नेशनल असम्बली और सेनेट जो है वो कैसे होगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कितने मेंबर होंगे, कितने अरसे के लिए होगी, किस तरह उनकी मीटिंग्स हुआ करेंगी, तो क्वालिफिकेशन, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, फिर उसमें बिल्स वगैरह जो लॉ पास होते हैं, वो शुरू में जब प्रपोजल होता है तो उसे बिल कहते हैं, तो उसको लॉ को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और कैसे पास किया जाएगा। पार्ट 4 जो है वो प्रोविंसेस को डिफाइन करता है, एंड दैट इज फ्रॉम आर्टिकल्स 101 टू 140 ए। इट इंक्लूड्स एंड इंटेल्स कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड गवर्नर। It also includes the financial procedures such as provincial consolidated fund, public account and procedure, यानी ये बजट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको कवर करता है। तो इसमें एनुअल बजट स्टेटमेंट है, इसके अंदर प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है, तो ये सारी चीज़ें पार्ट 4 के अंदर कवर हो रही हैं। पार्ट 5 जो है वो फेडरेशन और प्रोविंसेस यानी वफाकी हुकूमत को जो सूबाई हुकूमतों के साथ जो रिलेशंस हैं उनको डिफाइन करता है, और अराउंड 20 आर्टिकल्स इसके ऊपर भी कवर होते हैं। तो इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कौन सी पावर फेडरेशन की है, कौन सी प्रोविंस की है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, तो डिफरेंट महकमे मिलकर काम करते हैं, और इसी तरह अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रेड होना है तो वो कैसे होगा। इट आल्सो इंटेल्स स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, तो इससे रिलेटेड भी जो प्रोविजंस हैं वो भी पार्ट 5 का हिस्सा है। पार्ट 6 जो है ये कवर करता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, तो जो टैक्स में पैसे जमा होते हैं उसमें से जो फेडरेशन है उसने प्रोविंस को कितने पैसे देने हैं, अपने पास कितने रखने, एंड अदर फाइनेंशियल प्रोविजन सच एज एग्जाम्पशन एंड इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस, तो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा सकती है। इसी तरह जो बोरिंग होंगी फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वो कैसे की जाएंगी, अपॉइंटमेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो काम हो रहा है उसको चेक करने के लिए कि जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, प्रॉपर अप्रूवल के साथ हो रहा है, तो वो सब के लिए एक इदारा भी इसमें बनाया गया जिसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इसमें इसी तरह प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटीज़ और जो डिफरेंट सूट्स हैं उनके बारे में भी प्रोविजंस मौजूद हैं पार्ट 6 में। पार्ट 7 जो है ये कोर्ट स्ट्रक्चर को फोकस करता है। इसमें कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी जुरिसडिक्शन यानी उनके स्कोप में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उनके फंक्शन एंड पावर्स क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, और जनरल प्रोविजंस के जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत क्या होगी, जजेस का रेमुनरेशन किस तरह से पे किया जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कैसे सेटअप की जाएगी और उसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तब सेटअप की जाती है जब किसी जज के अगेंस्ट डिसीजन कोई करना होता है और उससे रिलेटेड मैटर को डिस्कस करना होता है। ये भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा टीवी न्यूज़ में रहा है मैटर। फिर इलेक्शंस जो कि एक डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन, ड्यूटीज़ ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होंगी, इलेक्शन कमीशन जो सूबाई लेवल पे भी बनाए जाते हैं और फिर एक फेडरल लेवल पर होता है, तो वो इलेक्टोरल लॉज और जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है उसको कैसे डील करेगा, तो उसको पार्ट 8 जो है वो इलेक्शन पर है और वो इसको कवर करता है। पार्ट 9 जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस को कवर करता है, और आर्टिकल 227 से 231 इस पर ये 5 आर्टिकल्स हैं। इट इंक्लूड्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना अलॉन्ग विद कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द इस्लामिक काउंसिल, तो ये उसको डिफाइन करता है और ये इनकॉर्पोरेट करता है शरिया लॉज को इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हैं जी एमरजेंसी प्रोविजंस। इट इंक्लूड्स प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन कहते हैं जी किसी चीज़ की पब्लिक या ऑफिशियल असाइनमेंट को, तो अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, वॉर है, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, बाज़ात फ्लड या बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, तो एमरजेंसी को जो डिक्लेयर किया जाता है तो वो इसके अंदर कवर होता है, चाहे वो वॉर हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। तो पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स भी हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी पीरियड, उसमें फिर फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं रहते।
टू, अगर अनाउंस किया जाए अकॉर्डिंगली, और फिर कब प्रोक्लेमेशन को कैंसिल किया जा सकता है, ये सारी प्रोविजन जो हैं वो पार्ट 10 में मौजूद है। पार्ट 11 जो है वो डिफ़ाइन करता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक पास करना पड़ता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती है। लेकिन इसके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में किसी पार्टी को। तो ये आसान नहीं होता टिपिकली, यानी जस्ट सिंपल मेजॉरिटी अगर किसी पार्टी के पास है, पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में शायद अमेंडमेंट ना कर सकें, और 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी हो दोनों हाउसेज में तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 240 से 280 जो है वो मिसलिनियस मैटर्स को डील करते हैं, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन जो CSS और ब्यूरोक्रेसी को डील करता है, कमांड एंड फंक्शंस ऑफ आर्म फोर्सेस उनको कवर करता है। इट कंप्राइज डेफिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, प्रोटेक्शन टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, नेशनल लैंग्वेज। तो ये डिफरेंट मिसलिनियस आइटम जो हैं वो पार्ट 12 जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर कवर किए जाते हैं। और इसी तरीके से जो कुछ शेड्यूल्स हैं, तो जो 5 शेड्यूल्स हैं उसमें से फर्स्ट शेड्यूल जो है वो लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8 वगैरह। ये जो आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। तो ये शेड्यूल बताता है कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो बनाए जा सकते हैं और वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, यानी उसमें लाजमी नहीं है। जिस तरह किसी को अगर इम्प्रिजनमेंट दी जाती है तो उसका राइट ऑफ फ्रीडम तो फॉर द टाइम बिंग छीन लिया जाता है। सेकंड शेड्यूल जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पर है। थर्ड शेड्यूल में सारे हल्फनामे डिफरेंट ऑफिस के, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, वो सब इसमें शामिल हैं। फोर्थ शेड्यूल जो है इसमें लेजिस्लेटिव लिस्ट है कि किस तरह के लेजिस्लेशंस जो है ना बनाए जा सकते हैं, कौन सी प्रोहिबिशंस हैं। और फिफ्थ शेड्यूल में रेमुनरेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जजेस को इंक्लूड किया गया है। तो ये टोटल एक आप कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ Pakistan, and that's all for today. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update and get notified whenever new content is uploaded.